हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अपनी तैयारी करें और इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम अवश्य क्लियर करें। ठीक है, तो आज मैं आपके इसी एग्ज़ाम को पास करवाने के लिए आपका टॉपिक लेके आई हूँ, प्रमुख अधिगम नियोग्यताएँ। तो आज हम पढ़ेंगे और इनसे आपके प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। दोनों ही पेपरों में आपके इससे प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ आपका सीडीपी, मैथ और आपकी भाषा, यानी इन तीनों सब्जेक्टों में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाषा आपकी 2 भाषाएं होती हैं और अगर आपका एक एक प्रश्न भी बनता है तो भाषा में 2 प्रश्न बन जाते हैं और आपके यानी 4 प्रश्न तो आपके अवश्य बनते ही हैं। कभी कभी आपके ये प्रश्न 4 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलो इन्हें आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम नियोग्यताएँ ये क्या होती हैं। इन्हें ही हम अधिगम नियोग्यताएँ भी कहते हैं। अधिगम नियोग्यताओं के साथ साथ इन्हें अधिगम अक्षमता भी कहते हैं और ये आपकी सीखने से संबंधित होती हैं, यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता या नियोग्यता कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता या नियोग्यता किसे कहते हैं, यानी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी। ठीक है, तो इन्हें ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम का भी अर्थ हमारा सीखना ही होता है, ज्ञान का निर्माण करना होता है। आज हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। यानी आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, तो उसमें जो बच्चा होता है उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको यही डिसलेक्सिया बीमारी होती है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित होती है और लिखने से भी संबंधित होती है। ठीक है, वो लिखने में भी उसे लिखने से संबंधित होती है। ठीक है, वो गलत लिखता है। तो आप पढ़ने से संबंधित जैसे आपने देखा होगा 100। ठीक है, तो इसको बच्चे 100 को क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं। ठीक है, बी को डी पढ़ते हैं या फिर डी को बी पढ़ते हैं। 6 को 9 पढ़ते हैं या 9 को 6 पढ़ते हैं। जब भी आप टीचर बनोगे, ठीक है, जब भी आप टीचर बनोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये मतलब जन्मजात नहीं होती हैं, ये सभी बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है और इन्हें मतलब ये कुछ बीमारी मान के चलिए और इन्हें थोड़े से प्रयास के द्वारा, थोड़ी सी हेल्प के द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये जन्मजात विकार नहीं होते हैं, इन्हें अधिगम विकार भी बोला जाता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये पढ़ने से संबंधित है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी बच्चा इस तरीके से पढ़ता है। 6 को 9 पढ़ेगा, 9 को 6, 100 को वॉज या वॉज को 100, इस तरीके से ये पढ़ता है। और बी को डी और डी को बी। और यही ग्राफिया में होता है डिस्ग्राफिया, यानी लेखन विकार। ये लिखने से संबंधित जो भी बच्चे को परेशानी होती है लिखने से संबंधित, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी डिस्ग्राफिया होती है। और इन दोनों की मैं ट्रिक बता दूं कि डिसलेक्सिया ये आपका पढ़ने से संबंधित हो गया और ग्राफ, यानी ग्राफ जब भी हम खींचते हैं तो इस तरीके से, यानी ग्राफ के लिए हमें पेंसिल चाहिए और यानी किसी भी हम कॉपी या पेपर पेंसिल लेकर के ही तब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा लिखना हो गया। ठीक है, तो ग्राफ। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन किसकी होती है, गणना विकार की होती है। ठीक है, यानी गणित से संबंधित बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो वो आपकी कहलाती है डिसकैलकुलिया। या फिर इसे आप एक और ट्रिक के साथ जोड़ सकते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी कैलकुलेटर का प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो डिसकैलकुलिया आपका गणना विकार, यानी गणित से संबंधित जितने भी बच्चे को परेशानी होती है, जितने भी विकार होते हैं, वो आपका डिसकैलकुलिया। लेखन से संबंधित डिस्ग्राफिया, पठन से संबंधित डिसलेक्सिया। अब है आपका डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया ये शारीरिक कौशलों का विकार होता है, यानी बच्चे की मसल्स से संबंधित होता है। तो यानी ज़्यादा प्रैक्टिस के कारण, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस के कारण भी बच्चा क्या होता है, यानी थकावट या नींद उसको आने लगती है। तो इससे भी क्या होता है, यानी सीखने की क्षमता कम हो जाती है, योग्यता कम हो जाती है, यानी अधिगम पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अधिगम क्या हो जाता है, अधिगम कम हो जाता है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा, अधिगम कम होगा, यानी सीखने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। अगला है आपका डिस्फेजिया।
ठीक है, डिस्फेजिया। तो जैसा इसको आपको समझ में आ रहा है कि फेजिया यानी सब मतलब फेक हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये मौखिक विकार होता है। कैसा होता है? मौखिक होता है, यानी संप्रेषण में परेशानी होती है बच्चा को जब भी बोलने में परेशानी होती है, वो अंदर से कुछ कहना चाहता है, ठीक है, लेकिन डर की वजह से या फिर किसी भी वजह से वो मतलब एक मौखिक संप्रेषण नहीं कर पाता है, तो ये क्या होता है? डिस्फेजिया होता है। तो इसे भी आप दूर कर सकते हो, ठीक है, इसे भी दूर किया जा सकता है। बच्चे को प्यार से समझा के, सहानुभूति से ज़्यादा उसको प्रश्न पूछ करके, और ये सारी चीज़ें दूर की जा सकती हैं। फिर है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया है तनाव विकार परीक्षाओं के दौरान। तो आप ऐसा समझ लो कि परीक्षाओं के दौरान बच्चे एक टेंशन पाल लेते हैं, ज़्यादा पढ़ने का तनाव हो जाता है उनको, परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके की बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो ये आपका डिस्थीमिया। फिर है आपका डिस्मेंशिया। तो डिस्मेंशिया आपका क्या किससे संबंधित है? ये कमज़ोर याददाश्त, यानी कुछ बच्चों में कमज़ोर याददाश्त होती है, ठीक है, यानी वो सुबह याद किया उन्होंने, सुबह ही पढ़ा है और लेकिन शाम तक भूल जाते हैं। तो इसे भी क्या है? इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, यानी कॉन्सेप्ट के को क्लियर करा के उस चीज़ों को, यानी आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे किसी चीज़ से जोड़ करके पढ़ा करके और इसके दूर किया जा सकता है। फिर है आपका डिस्मोफिया। डिस्मोफिया है खुद के अंगों को सुंदर या खराब समझना, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझते हैं या फिर उनमें हीन भावना आ जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा खराब दिखता हूँ। तो ये क्या कहलाता है? ये भी डिस्मोफिया होती है, और इसे भी हम दूर कर सकते हैं। ये सारी अधगम अक्षमताएं होती हैं और इन्हें सभी को दूर किया जा सकता है। यहाँ भी आप बच्चे, यानी जो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो गया है, उसे आप मतलब बता सकते हो क्लास में खड़ा करके। सभी बच्चों से आप कह सकते हो कि ये सबसे सुंदर दिखता है, ये कितना स्मार्ट है, इस तरीके से उसे आप मोटिवेट कर सकते हो। और जो बच्चा ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा सुंदर समझता है, तो उसको आप मतलब समझा सकते हो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। आपको उसको सुंदरता को यानी इग्नोर नहीं करना है लेकिन आप उसे ये समझा सकते हो कि यानी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। जीवन में हमें अपनी मतलब और भी हमारे जो कौशल है उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यानी सुंदरता के साथ साथ और भी हमारी योग्यताएं होती हैं, यानी कोई भी कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया है अनजान डर या बीमारी होने का डर, यानी उनको अनजान डर बना रहता है बच्चे को। ये डरा नहीं है, डर है आपका कि उन्हें कोई बीमारी है और ऐसा उन्हें लगता रहता है। तो इसे भी आप बच्चों को समझा करके दूर कर सकते हो। बुलिमिया होता है, ये बच्चों के अत्यधिक खाने का विकार होता है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ खाते ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनका पेट भर गया है, अब उन्हें नहीं खाना चाहिए, यानी तुरंत खाना खाने के बाद भी अगर उन्हें कोई दूसरी वस्तु दी जाए तो फिर वो खाते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बुलिमिया होती है। तो इसे भी आप बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमें सारे दिन खाना नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और मतलब इसमें भी हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि स्कूल में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर है आपका ओएसडी। इसमें यानी कुछ बच्चे बार बार हाथ धोते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, यानी बार बार हाथ धोना, बार बार किसी चीज़ को करना। तो ये क्या होता है? ये आपका ओएसडी कहलाता है। प्रोजेरिया, ये कम आयु में वृद्ध होना, यानी कुछ बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है और इसे हम दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये मतलब बहुत छोटी सी आयु में ही बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। एक फिल्म देखी होगी आपने, पा, ठीक है। तो इसमें यानी वो बच्चा सिर्फ इसमें बच्चे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 से और 14 वर्ष तक ही जी पाते हैं और इतनी ही आयु में बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध दिखने लगते हैं। अगला है आपका फेल्सिर सिंड्रोम, निराशावादी, यानी स्वयं को दोष देना। यानी कुछ बच्चे होते हैं आपके जो अपने आप को बहुत ही निराशावादी होते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु के लिए वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अपने आप को गलत ठहराते हैं। तो इसे भी आप दूर कर सकते हो। फिर आपका सीजोफ्रीनिया, ये भ्रम पैदा करना, यानी ये 2 चीज़ों में बच्चे जब भ्रमित हो जाते हैं, इसे भी आप दूर कर सकते हो। जैसे बच्चे ने कोयल और कौवा
ठीक है। कोयल और कौवा दोनों में भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चे ने कोयल देखी है, फिर वो यानी पहले कौवा देखा है या फिर कोयल देखता है या कोयल, तो इन दोनों में वो भ्रमित हो जाता है, वो दोनों को एक ही मान लेता है। या फिर मोर और मुर्गा, ठीक है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चा भेद नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या व्यवहार संबंधित विकार। तो जैसा कि डिसलेक्सिया है आपका, तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है, यानी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, और ये सभी में होती है, आप में भी हुई होगी। शुरुआत में बच्चे मतलब पढ़ने में थोड़ा गलत कर होते हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया है आपका ये मानसिक, पठन, गणितीय या लेखन। तो ग्राफ खींचने के लिए हम इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे हम किसी भी बुक पे या नोटबुक पर, तो ये हमारा हो गया लेखन विकार। तो ये आज की वीडियो थी आपकी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि डेली आपको टॉपिक पर वीडियो मिल रही है। और आप हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखा करें। मैंने आपके लिए सीडीपी की पेडागोजी की प्लेलिस्ट अलग बनाई है, और सीडीपी आपकी पीवाईक्यू की अलग है प्लेलिस्ट। और इसी तरीके से आपकी ईवीएस की एसएसटी, यानी सारी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है आपकी। तो आप वहाँ जा करके सारी वीडियो देखा करें, बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दे रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर दी जाए, ठीक है। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट करा सकते हो कि मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको उसी टॉपिक पर वीडियो दी जाएगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।